हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश अच्छे हों और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हों। एग्ज़ाम और भी आ रहे हैं, अगर जिसने भी फॉर्म फिल किया है एडिड वाले एग्ज़ाम का, तो उसकी डेट 17 अक्टूबर आई हुई है। वो लोग अच्छे से तैयारी करिए, ज़्यादा टाइम नहीं है अब। और जीएस के साथ साथ उसमें आपका सब्जेक्ट भी आएगा, तो अपने सब्जेक्ट पर भी फोकस करिए, क्योंकि उसका जो पार्ट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा जीएस वाले पोर्शन से। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइए। आइए देखते हैं कितनी अच्छी बात बोली गई है। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते हैं। सीधी सी बात है, अगर व्यक्ति है, उसके सामने कोई समस्या है और वह उसके आगे झुक जाता है, समस्या से परेशान हो जाता है, तो इसका मतलब यही है वो आगे क्या कर पाएगा। लेकिन यही आप समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, उससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर जाता है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से, समस्याओं से पार पा जाता है। तो जिन व्यक्तियों को समस्याओं का समाधान ढूंढना आ जाता है, उनके सामने फिर कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, ठीक है, वो उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो समस्या से घबरा जाते हैं, वो लोग जो है वो छोटी छोटी परेशानियों का सामना भी नहीं कर पाते और कुछ ज़्यादा प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए समस्या जब आए तो उसके शुक्रगुजार होइए कि हाँ, हमारी लाइफ में आई है और हम इसका सामना करके और मजबूत बनेंगे। ठीक है, तो उसका समाधान ढूंढिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि आप जब एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ते हैं तो फिर आपके फेल होने के चांसेस भविष्य में कम हो जाते हैं। ठीक है, मैं पॉलिटी का आज नेक्स्ट सेशन लेकर आई हूँ। आपको पिछली वीडियो में मैंने जो है वो मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार की जो है मैं 2 वीडियोस बनाकर लाऊंगी। तो फर्स्ट वीडियो तो अपलोड हो चुकी है, आप लोग उसको देखिए। फ़िलहाल उस पर कोई ख़ास जो है वो रिप्लाई या रिव्यू नहीं मिला है, तो फ़िलहाल मैं ये सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। अब आप लोग बताइएगा कैसी लगती है कैसी नहीं। उसमें मैंने आपको जो है समानता के अधिकार के बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। लेकिन अब जो है मैं इसमें उससे आगे के जो हैं, ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था कि मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो भाग 3 में दिया, हमारे संविधान के भाग 3 में दिया गया, अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो मैं आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार तक जो है वो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। उससे आगे यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस तरीके के जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में हम जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप किसके पास जा सकते हैं, किसके पास गुहार कर सकते हैं और आपको क्या क्या सुविधाएँ वहाँ से प्राप्त हो सकती हैं, किस लेवल तक जो है वो पहुँच होती है हमारे मौलिक अधिकारों की। ठीक है, हम बात करते हैं जो हमारे चौथी प्रकार की स्वतंत्रता है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक, ठीक है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसमें जो है वो बताया गया है। इसके अंतर हम अनुच्छेद 25 के अंतर्गत देखते हैं कि अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मनाने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप जिस धर्म को भी मानना चाहते हैं माने, आप उसका मतलब उसे अपना सकते हैं, उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं है। परंतु इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाजों को मान सकता है, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा देश, इसीलिए हमारा देश जो है आपको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोला जाता है, क्योंकि यहाँ देश का कोई धर्म नहीं है और इस देश में जितने भी धर्म हैं वो सब समान आदर हैं और सभी उससे जो है वो कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 की, जिसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व, प्रशासन का अधिकार रखता है, कि यानी कि आप जिस धर्म को भी मान रहे हैं उससे संबंधित कार्य, उसकी स्थापना आदि कर सकते हैं। इस तरीके की स्वतंत्रता आपको संविधान के तहत ही दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 27, जिसमें धार्मिक कार्यों के लिए धन कर मुक्त
यानी कि टैक्स फ्री, यानी कि अगर आप धार्मिक कार्य के लिए कोई भी रुपया देते हैं, पैसे देते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई। आप कितनी भी बड़ी अमाउंट जो है वो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में या गिरजाघर में यानी कि चर्च में जाके अगर दान दे देते हैं, ठीक है, तो उस पर किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है। ये छूट है, क्योंकि वो आप धर्म के नाम पे खर्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब नोटबंदी हुई थी तब जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी अमाउंट में जो है वो कई मंदिरों में दान दिया गया था। 500 और 1000 के नोट जो बंद हुए थे, ठीक है, वो दान पेटियों में मिले थे। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि वहाँ कितनी भी बड़ी अमाउंट अगर आप धर्म के नाम पे लगा रहे हैं, ठीक है, किसी भी धर्म जाति को मतलब धर्म में आप दे रहे हैं, तो उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लग सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 28, जिसमें सरकारी खर्चे से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यानी कि कोई जो है वो शिक्षण संस्थान है, वो सरकारी खर्चे से चल रहा है, तो उसमें हम धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, किसी धर्म विशेष की। जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक, हमारे समाज में या जो उन सब चीज़ों को आप पढ़ाइए जो हमारे बच्चे के भविष्य को उज्ज्वल करें, ठीक, लेकिन उसमें आप धार्मिक किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत सरकारी खर्चे से चलने वाले किसी भी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश में ज़बरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। मतलब आप किसी बच्चे पे ये भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आज हवन हो रहा है या कोई और चीज़ हो रही है तो आप इसमें ज़बरदस्ती बैठिए। अगर बच्चे का मन नहीं है, वो नहीं चाहता है, तो आप ज़बरदस्ती उसको नहीं बिठा सकते हैं। यानी कि जहाँ सरकार जो भी संस्थान है, शिक्षण संस्थान, यदि वहाँ सरकारी खर्च से वो चल रहा है तो वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, और ना ही किसी बच्चे पे ये ज़ोर ज़बरदस्ती होगी कि आप धार्मिक अनुष्ठान कोई भी हो रहा है कि उसका पार्ट बनिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये हैं आर्टिकल 29 से लेके 30 तक, यानी कि 29 से लेके 30 तक। इसमें जो है वो क्या किया गया है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 19 को हम देखते हैं। इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति इसको सुरक्षित रख सकता है, और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। यानी कि आप किसी धर्म, जाति या संस्कृति के हैं, भाषा, लिपि आप जो भी अपनी रखना चाहते हैं उसे सुरक्षित रख सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे समाज में जैन धर्म को अगर हम देख लें तो मतलब कम लोग पाए जाते हैं, बहुत धर्म है, कम है, तो आपकी जो लिपि है, आपकी संस्कृति, आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं। आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आप इसे नहीं मानेंगे, इसका अनुसरण नहीं करेंगे। ठीक है, और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्थान में जो है वो प्रवेश से नहीं रोका जाएगा कि आप इस संस्कृति को अपना रहे हैं या इस जाति धर्म के हैं, इस भाषा को बोलते हैं, तो आपको किसी भी उसमें नहीं रोका जा सकता। मतलब आप कैसे भी हैं, आपका जो है वो हर जगह स्वागत किया जाएगा हमारे संविधान के अनुसार। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 30 को। अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का भी अधिकार होता है। यानी कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है, और उसे सरकार अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। जैसे कि मदरसे हैं, संस्कृत विद्यालय हैं आदि, इनमें सरकार जो है वो जैसे और सब में अनुदान दे रही है, इनमें भी वो वैसे ही अनुदान देगी। वो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ये हमारा लास्ट जो है वो मौलिक अधिकार है, छठा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है वो संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगर क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार मतलब संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो भीमराव
अंबेडकर ने। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वो है प्रस्तावना। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, प्रस्तावना को जो है वो संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन यहाँ जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने अनुच्छेद 32 को यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की जो है वो आत्मा और हृदय कहा था, इस अनुच्छेद को। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि कंफ्यूज होंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। इसलिए आप अच्छे से जो है वो पहले सुन लें, जिससे आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, इस मूल अधिकार का संरक्षक, इसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति है, उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये प्रोसेस नहीं है कि आप छोटे में जाइए या उसमें जाइए, आप जा सकते हैं जाना चाहें। लेकिन यदि अगर आप जाना चाहते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों के हनन के विषय में, ठीक है, आप केस कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का संविधान की तरफ से आपको अधिकार दिया गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ, हमारा जो है वो शोषण हुआ है। तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान लेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी टाल नहीं सकता है इस चीज़ को, क्योंकि मौलिक अधिकारों से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसको सुप्रीम कोर्ट भी टाल नहीं सकता। अगर आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोई भी स्थिति हो, सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो भी आपकी अपील है उसको सुनेंगे, याचिका को, वो उसको न खारिज कर सकते हैं ना टाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी रिट हैं, अर्थात वो कौन कौन सी रिट हैं जिनको वो मूल अधिकारों के शोषण या हनन होने से मतलब इनको बचा सकता है। कौन कौन सी रिट जारी करता है? सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर है परमादेश, फिर है अधिकार प्रच्छा, फिर है प्रतिषेध और लास्ट है उत्प्रेषण। यानी कि कुल मिला के उसके पास 5 तरीके की रिट हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 प्रकार की रिट हैं जिनसे वो जो हमारे मौलिक अधिकारों के शोषण और उसके विरुद्ध जो है वो एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में हैबियस कार्पस बोलते हैं। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है वो हिंदी में भी हैबियस कार्पस या जो और नाम है उनको लिख के पूछ लिया जाता है ये किससे संबंधित है, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के नाम जो है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। हैबियस कार्पस का मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करना, मतलब फिजिकली वहाँ पे बंदा प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। अर्थात जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विदिन 24 आवर्स आपको दंड न्यायाधिकारी के पास जो है वो प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाले में। ठीक, उसी तरीके से यहाँ है कि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से जेल में रखा गया है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर दे सकती है कि आप उस बंदे को इस निश्चित समय में इस स्थान पर मतलब जो है वो हिरासत में मतलब उसको यहाँ मेरे सामने प्रेजेंट करें। ठीक है, इसीलिए इसको जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि बंदी को प्रत्यक्षीकरण कराओ, यानी कि हैवी कार्पस शरीर को प्रस्तुत करें, यानी कि फिजिकल प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड है परमादेश यानी कि मैंडमस। ठीक, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाता है या भली प्रकार नहीं कर पाता है, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि कोई भी अगर अधिकारी है, सरकारी व्यक्ति है और वो अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करके उसे अपने कर्तव्य याद दिलाएगा और उसे कहेगा कि इसको जो है वो सही से पालन किया जाए, अन्यथा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसको बोलते हैं परमादेश या परम, यानी कि बहुत बड़ा
आदेश यानी कि ऑर्डर, तो यानी कि बहुत बड़ा आदेश, मैंडमस। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थर्ड की अगर हम बात करें तो यह है अधिकार पच्छा यानी कि क्यूटो वारंटो। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त कर लेता है, यानी कि किसके डॉक्यूमेंट सही नहीं है या फर्जीवाड़ा करके कहीं किसी ने अपना लिंक लगाया और जो है वो जाके किसी सीट पे बैठ गया, जबकि वो उस सीट के लायक ही नहीं है, यानी कि उसकी जो काबिलियत है वो उस पद के योग्य नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की शिकायत किसी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में करता है जाके, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अधिकार पच्छा यानी कि क्यूटो वारंटो की रिट जारी करता है और उसको संज्ञान में लेकर जांच कराता है, जिससे जो है उस व्यक्ति को पद से फिर हटाया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ की अगर हम बात करें तो यह है प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन बोलते हैं, जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, प्रतिषेध। इसमें आदेश मिलता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो तथा रुक जाइए, यह आदेश जो है वो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो निचली अदालतें हैं, उनको वो इस तरीके का आदेश दे सकते हैं। अर्थात जो निचली अदालतें, यदि वह अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके किसी तरीके का मुकदमा सुनती हैं या कार्य करती हैं, तब इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो इस तरीके के आदेश देते हैं। ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट जो है वो है उत्प्रेषण, यानी कि इसके अंतर्गत जो है वो अधीनस्थ न्यायालय जहाँ पर मुकदमा चल रहा है और उससे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश देता है कि उस मुकदमे को तुरंत लंबित करके वरिष्ठ न्यायालय के पास भेज दिया जाए। यानी कि जैसे निम्न अदालत है कोई, ठीक है, न्यायालय है, उसमें किसी भी तरीके का कोई केस चल रहा है जो कि उसकी जो सीमा है या उसके जो कार्य हैं उनसे थोड़ा उच्च स्तर का है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को जो है वो मतलब जो भी उससे बड़ा न्यायालय होगा वो उसको आदेश दे सकता है कि आप इस न्यायालय को अपने यहाँ ना सुने, वहाँ छोड़ के सीधे हमारे कोर्ट में जो है इसको ट्रांसफ़र कर दें। तो ये थे आपके जो है सारे मौलिक अधिकार और ये थी आपकी 5 रिट, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से अगर किसी आम आदमी का या भारतीय नागरिक का किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से उसके मौलिक अधिकारों का बचाव कर सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है। तो ये हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए, उनको देखिए और अगर आपको कहीं पर भी ये समझ में नहीं आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो हूँ फिर से बताऊँगी। थैंक यू।